चिकन न्यूज में आपका स्वागत है। जीवन में हमेशा ऐसी चमत्कारी और रहस्यमयी कहानियां होती रहती है जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं समझा सकते। वे चीजें हमारे चारों ओर हर दिन हर घंटे घटित हो रही हैं। समय बर्बाद न हो इसलिए हम अभी उन रहस्यों के बारे में बताएंगे। आज के विश्व सैन्य समाचार वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विश्व स्तर पर सैनिक क्षेत्र में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर अपडेट करेंगे। यूक्रेन में तनावपूर्ण हमलों से लेकर दुनिया के अन्य हिस्सों में टकराव और शांति के नवीनतम घटनाक्रम तक हम पिछले सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर गौर करते हैं। वर्तमान सैन्य स्थिति को जानने और बेहतर ढंग से समझने के लिए मेरे साथ जुड़े। यूक्रेन में युद्ध की स्थिति। दिन 7 राष्ट्रपति पुतिन के बयान के बाद कीव पर बड़ा हमला। एक भयंकर हमले में यूक्रेन की राजधानी को हफ्तों की शांति के बाद एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि रूस ने यूरोप को मॉस्को की जमी हुई संपत्ति से मुनाफा यूक्रेन को सौंपने के अपने इरादे के बारे में चेतावनी दी है। द कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार यूक्रेनी क्षेत्रीय अधिकारियों ने कहा कि पिछले 24 घंटों में कीव, निप्रोपेट्रोस, डोनेट्स्क, खार्किव, सुमी और खेरसॉन में हमलों की एक श्रृंखला हुई है, जिसमें कम से कम 9 लोग मारे गए और 37 अन्य घायल हो गए। 44 दिनों की शांति के बाद सबसे शक्तिशाली हमले में कीव और आसपास के इलाकों पर तीव्र रॉकेट हमले हुए। कम से कम 7 लोग घायल हो गए और कई स्कूल, अपार्टमेंट इमारतें और औद्योगिक सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गई। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति चुनाव में बाधा डालने के लिए रूस के सीमावर्ती इलाकों पर हमले करने का आरोप लगाया था। श्री पुतिन ने चेतावनी दी कि यूक्रेन को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कीव में एक सैन्य नेता श्री सेर्ही पोपको ने कहा कि रूस ने अपने क्षेत्र में स्थित रणनीतिक बमवर्षकों और मिसाइल प्रणालियों दोनों से कई मिसाइल हमले किए हैं। एक अन्य घटनाक्रम में उसी दिन दक्षिणी यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में एक रूसी मिसाइल हमला हुआ, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। रूस ने हमलों पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इस बात पर जोर दिया है कि उन्होंने यूक्रेन में नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। उसी समय रूसी रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि उसने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत में टोनेंग के गांव पर नियंत्रण कर लिया है, जबकि उसी समय यूक्रेनी सेना ने कहा कि उसने डोनेट्स्क में 6 गांवों के पास पुरजोर रूसी हमलों को विफल कर दिया है। बढ़ते तनाव के बीच रूस द्वारा फरवरी 2022 में यूक्रेन में अपना विशेष सैन्य अभियान शुरू करने के बाद पहली बार नाटो सैन्य नेतृत्व यूक्रेन पहुंचा है। नाटो सेना आयोग के अध्यक्ष डच एडमिरल रॉब बाउर कीव आए और कीव सुरक्षा फोरम में भाग लिया। नाटो और यूक्रेन के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देते हुए एक अन्य प्रतिक्रिया में यूरोपीय संघ EU के नेताओं ने ब्रसल्स में मुलाकात कर यूक्रेन के लिए हथियार खरीदने के लिए रूस की जमी हुई संपत्तियों से होने वाले मुनाफे का उपयोग करने पर चर्चा की। इस विचार को कुछ सदस्य देशों से समर्थन मिला है, लेकिन कुछ तटस्थ या सैन्य रूप से गुटनिरपेक्ष देशों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। इस बीच रूस ने इस पर कड़ा जवाब देने की धमकी दी है। यूक्रेन में तनावपूर्ण स्थिति जटिल और चिंताजनक बनी हुई है। कई मोर्चों पर हमले और लड़ाई जारी है। चीनी मिसाइलों से हमलों की संभावना के बारे में चिंताओं के कारण अमेरिकी पेंटागन ने एक महत्वपूर्ण रणनीतिक अमेरिकी क्षेत्र गुआम की रक्षा में सुधार के लिए धन बढ़ाने की योजना का प्रस्ताव दिया है। VTR मार्च को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार पेंटागन के अधिकारियों ने कहा कि चीनी मिसाइल तकनीक का तेजी से परिष्कृत और लंबी दूरी का विकास गुआम की सुरक्षा में एक बड़ी चुनौती है, खासकर प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के लिए। इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल जॉन एक्विलिनो ने स्पष्ट कर दिया है कि गुआम की 360 डिग्री एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली को मजबूत करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस अमेरिकी क्षेत्र की सुरक्षा में मदद के लिए लगभग 64 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता बताई। इसके अलावा पेंटागन ने 7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट के साथ गुआम में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का भी प्रस्ताव रखा और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए अमेरिकी वायुसेना के लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रस्ताव दिया। इस योजना में क्षेत्र में अमेरिकी सेना और उसके सहयोगियों के लिए युद्ध क्षेत्र का व्यापक दृश्य प्रदान करने के लिए एक निर्बाध निरीक्षण निगरानी नष्ट नेटवर्क बनाना भी शामिल है। हालांकि अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि निवारक उपायों के माध्यम से संघर्ष को टालना हमेशा प्राथमिकता है और हम अपने सहयोगियों और भागीदारों की मदद से स्थिर स्थिति बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका। अगले समाचार अनुभाग पर जाएं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने 20 मार्च को रिपोर्ट दी कि कतर में सक्रिय हमास के राजनीतिक नेता श्री इस्माइल हानियह ने इजराइल पर युद्ध विराम समझौते पर बातचीत में तोड़फोड़ करने और बंधकों को रिहा करने का आरोप लगाया। ये घटना कतर के दोहा में हो रही है। ये आरोप इजरायली सेना द्वारा गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर छापेमारी के बाद आया है। इजरायली छापेमारी 8 मार्च की शुरुआत में हुई, इस कारण से कि हमास के वरिष्ठ नेताओं ने अल शिफा अस्पताल को संचालन के मुख्य केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया। यह हमला उसी शाम दोहा में अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में वार्ता दोबारा शुरू होने से पहले हुआ था।
हालांकि बातचीत लगभग 2 सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने इसे एक जटिल प्रक्रिया के रूप में मूल्यांकन किया और किसी समझौते पर पहुंचने की संभावना के बारे में निराशा व्यक्त की। अल-शिफा अस्पताल पर छापेमारी के दौरान इजराइल ने करीब 19 बंदूकधारियों को मारने और उसे सेक्स्टेड लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। हालांकि हमास ने इस जानकारी से इनकार किया है। 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल में हमास के हमले के जवाब में डीजी मार्च तक गाजा पट्टी के खिलाफ इजराइल का अभियान 5 महीने से अधिक समय तक चला था। हमले में गाजा में 2.3 मिलियन से अधिक विस्थापित लोग मारे गए, जिससे मानवीय संकट पैदा हो गया और अधिकांश क्षेत्र को समतल करना। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि गाजा पर इजराइल के हमले को नरसंहार माना जा सकता है और इस आरोप की जांच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा की जा रही है। हालांकि इजराइल इस आरोप से इनकार करता है और दावा करता है कि वह केवल हमास को निशाना बनाता है और नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इजराइल का तर्क है कि उसे आत्मरक्षा का अधिकार है और हमास पर नागरिकों को डाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाता है। कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव बढ़ गया। सैन्य अभ्यास पीले सागर में उत्तर कोरिया की सीमा के पास पेंगनियोंग और योनप्योंग द्वीपों के आसपास हुआ। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के द्वीप समूह रक्षा कमान से मिली जानकारी के अनुसार इस अभ्यास में मरीन कॉर्प्स के तेज मोबाइल बल, LSTV उभयचर जहाज, मेरिनियन हेलीकॉप्टर, MU-8-1 और उभयचर हमला बख्तरबंद वाहन KAV की भागीदारी शामिल हुई। कोरिया यह अभ्यास दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच वार्षिक फ्रीडम शील्ड अभ्यास समाप्त होने के बाद आयोजित किया गया था, उत्तर कोरिया से खतरों के खिलाफ प्रतिरोध को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ। हालांकि उत्तर कोरियाई पक्ष की ओर से दक्षिण कोरियाई अभ्यास पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उत्तर कोरिया की KCNA समाचार एजेंसी के अनुसार नेता किम जोंग उन ने एक अभ्यास का निर्देश दिया है, क्षमता का परीक्षण करने के लिए पैराट्रूपर्स की भागीदारी के साथ नई सेना अप्रत्याशित युद्ध स्थितियों में सैनिकों को संगठित करना। इस बीच एक सूत्र ने कहा कि KCNA ने नेता किम जोंग उन द्वारा निर्देशित नए युद्धक टैंकों के प्रशिक्षण पर भी रिपोर्ट दी है। क्षेत्र के देशों के बीच सैन्य तनाव के संदर्भ में इसे उत्तर कोरिया का अपनी ताकत दिखाने का कदम माना जा रहा है। काला सागर में हिंसा बढ़ गई। द गार्जियन अखबार के अनुसार विशेषज्ञों का कहना है कि हैती में ज्यादातर हथियारों की तस्करी अमेरिका के फ्लोरिडा, एरिजोना और जॉर्जिया जैसे ढीले बंदूक कानूनों वाले राज्यों से की जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार हैती में बढ़ती हिंसा अमेरिका से तस्करी कर लाई जा रही बंदूकों और हथियारों की लहर के कारण हो रही है। हालांकि हैती में बंदूकें बनाने की क्षमता नहीं है, फिर भी गिरोह राजधानी पोर्ट प्रिंस की सड़कों पर राइफल और हैंडगन से लेकर उच्च शक्ति वाले स्वचालित हथियारों तक विभिन्न प्रकार के हथियारों का उपयोग करना जारी रखते हैं। इनमें से अधिकांश हथियार सीधे अमेरिका से आते हैं, खासकर फ्लोरिडा, एरिजोना और जॉर्जिया जैसे ढीली बंदूक नीतियों वाले राज्यों से। इस हथियार तस्करी अभियान ने हाइटियन गिरोहों को देश के पुलिस बल की तुलना में कहीं अधिक विविध और प्रचुर मात्रा में हथियारों की आपूर्ति प्रदान की है। अनुमानतः 5 छोटे हथियार प्रचलन में है, जिनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही कानूनी रूप से पंजीकृत है। हाल के वर्षों में बड़ी तस्करी गतिविधि के कारण यह संख्या और भी अधिक हो सकती है। ब्राजील के इगारापे इंस्टीट्यूट के सुरक्षा विशेषज्ञ रॉबर्ट मुगा ने अमेरिका से हथियारों के हस्तांतरण में मध्यस्थ खरीदारों की भूमिका पर जोर दिया, खासकर ढीली बंदूक नीतियों वाले राज्यों से। श्री मुगा के अनुसार अमेरिका से हथियारों की आसान पहुंच हैती में अस्थिर स्थिति को और अधिक जटिल बनाने वाले मुख्य कारकों में से एक है। हैंडगन से लेकर सैनिक ग्रेड राइफलों तक के हथियारों ने अपहरण और आंतरिक विस्थापन सहित अपराध में वृद्धि में योगदान दिया है। हाल की गिरफ्तारियों से संकेत मिलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हथियारों की तस्करी आसानी से हो रही है। विभिन्न स्रोतों से हथियार एकत्र किए जा रहे हैं और उन्हें हैती में लाया जा रहा है। अमेरिकी सरकार ने इस तस्करी गतिविधि को रोकने की कोशिश की है, लेकिन बड़ी मात्रा में माल सीमा पार करने और शिपमेंट का निरीक्षण करने के लिए संसाधनों की कमी के कारण चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। इसके अलावा हाइटियन सरकार के सीमा शुल्क और सीमा बलों को भी संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे समस्या और भी गंभीर हो गई है। इसके अलावा पूरे हैती में बिखरी गुप्त हवाई पट्टियां भी हथियारों की तस्करी को आसान बनाती हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हैती में परिचालन कर रहे लगभग 33 अमेरिकी पिकअप निजी विमानों की उपस्थिति के बारे में भी चेतावनी दी है, जिससे ट्रैकिंग और अधिक जटिल हो जाएगी। श्री मुगा के अनुसार जबकि बंदूकों और गोला बारूद की मांग बनी रहेगी, अमेरिका से हैती सहित पड़ोसी देशों में तस्करी की गतिविधियां जारी रहेंगी। तो हमने अभी जीवन की दिलचस्प बातें खोजी है। कहानियां सुनने और नवीनतम वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और चैनल की सदस्यता लें।